ठीक है जी, सभी को मेरा प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से हम टेट सेट और नेट में आने वाले कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। उसी अभ्यास को आज थोड़ा सा क्रम से आगे ले जाएंगे। तो 100 प्रश्नों तक कल हमने अभ्यास कर लिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। प्रश्न नंबर 100 का उत्तर बताइए। महाभारतस्य युद्धम कति दिनानि यावत् अभवत्। चैट बॉक्स में सिर्फ आप मैसेज करके लिखेंगे, है ना? क्या हो जाएगा 100 का उत्तर? बताइए। 10, 15, 18 व विंशतिः। एक मिनट। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? अष्टादश। यह कल हमने देखा था। महाभारत के कुछ तथ्य यदि आपको नोट करने हैं तो उसमें आप देख सकते हैं महाभारत में हमें 18 पर्व मिलेंगे। ठीक है। और इसका युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। और युद्ध में केवल अवधि जो थी, युद्ध की कुल अवधि वो 18 दिन की थी। और श्रीमद् भगवद गीता में भी यदि आप देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीतायाम अष्टादश अध्याय प्राप्यन्ते। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और युद्ध में यदि भाग लेने वाली कुल सेना देखेंगे तो उसमें 18 अक्षौहिणी संख्या थी। इसमें 11 अक्षौहिणी कौरवों की संख्या थी और पांडवों की 7। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति सुक्ति कस्मात् ग्रंथ उद्धृता अस्ति। यहाँ पे ग्रंथात हो जाएगा, है ना? बताइए। प्रश्न नंबर 101 का उत्तर सभी बताएंगे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति सुक्तिः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। ऑप्शन ए रघुवंशात्, ऑप्शन बी किरातार्जुनीयम, व शिशुपालवधम, व नैषधीय चरितम। वचन कैसे होते हैं? दुर्लभम, दुर्लभ होते हैं, जो हितकारी होते हैं और मन को लुभाने वाले होते हैं, वैसे वचन दुर्लभ होते हैं। तो किस ग्रंथ में ये पंक्ति मिलेगी हमें? किरातार्जुनीय में पंक्ति मिलेगी, बिल्कुल सही। इसका नोट कर लीजिएगा। इनके लेखक कौन है? लेखक लेखक का नाम बताइए। किरातार्जुनीयस्य रचनाकारः कः? किरातार्जुनीयम इत्यस्य रचनाकारः कः? बिल्कुल सही। कौन हो जाएंगे? भारवी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये श्लोक आप देखेंगे, नोट कर लेंगे इसे। क्रिया सुयुक्त इंद्रपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी अतोर्हसी शंतोमसाधु साधु वा हितम मनोहारी चतुर्लभम वचः। ठीक है। ये पंक्ति कौन किससे कहता है इसमें? ये बताइए। अयम श्लोकः केन उक्तः? बिल्कुल सही, वनिचर कहता है ना? ठीक है। प्रश्न नंबर 102 देखेंगे। कालिदासः कस्य अलङ्कारस्य प्रयोगे सर्वश्रेष्ठः मन्यते? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षायाः, ऑप्शन बी रूपकस्य, व उपमायाः, व श्लेषस्य। बताइए। सभी अपने अपने प्रश्नों के उत्तर पुष्टि रूप में देंगे। ठीक है, थोड़ा क्रम से बताइएगा। जैसे 102 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो बताइए क्या होगा। कालिदासः कस्य अलङ्कारस्य प्रयोगे सर्वश्रेष्ठः मन्यते? उत्प्रेक्षायाः, रूपकस्य, उपमायाः, व श्लेषस्य। सभी बताइए। मुस्कान जी, वनिता जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप प्रश्न संख्या के साथ उत्तर दीजिएगा कृपया, है ना?
ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अतः कृपया संख्यया सार्धम कृपया उत्तरम लिख्यताम। तो क्या हो जाए, कालिदासः उपमायाः प्रयोगे सर्वश्रेष्ठः मन्यते शुद्धम साधुतरमस्ति। इसमें आपको एक श्लोक की प्राप्ति होती है जिसमें क्या लिखा है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणः। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे और नोट कर लेंगे इसे। ठीक है। तो उत्प्रेक्षा में किसे माना जाता है, महाकवि लिम्पित एवं तमोंगानी के रचयिता जो है उन्हें माना जाता है। अश्लेष को, अश्लेष में आप देखेंगे तो महाकवि सुबंधु को माना जाता है। उनके ये पंक्ति भी मिलती है, प्रति अक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध्य निधि। ये पंक्ति आपको मिलेगी, ठीक है, श्रीहर्ष के लिए भी। श्लेष में कौन कौन होंगे, महाकवि सुबंधु और श्रीहर्ष। उपमा में कालिदास, ये नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 103 का देखिए, मेघदूतम कीदृशम काव्यमस्ति। महाकाव्यमस्ति, गीतिकाव्यमस्ति, चंपूकाव्यमस्ति व नाटकमस्ति। मेघदूतम कीदृशम काव्यमस्ति। गया से हाँ, 2 मिनट। इदानीं श्रूयते, अभी आ रही है आवाज। देखिए, मेघदूतम कीदृशम काव्यमस्ति, बताइए। महाकाव्यमस्ति, गीति काव्यमस्ति जिसे खंड काव्य भी कहा गया है, या फिर चंपू काव्यमस्ति व नाटकमस्ति, बताइए। 103 का उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, प्रश्न संख्या के साथ उत्तर दीजिए ना, प्रश्न संख्या या सार्थम उत्तरम दातव्यम कृपया, निवेदनम। हाँ क्या है, तो गीति काव्य है, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, गीति काव्य हो जाएगा। खंड काव्य भी कहा गया है। अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न ये भी बनता है, मेघदूतम कस्मिन् छंदसि लिखितम अस्ति, बताइए। मेघदूत ग्रंथ किस छंद में लिखा गया है या किस छंद में प्रणीत है। पिछली बार आप देखेंगे तो नेट में एक प्रश्न बना था यहाँ पे, उन्होंने कहा था, छंद का नाम दिया था और सीधा पूछ लिया था, अस्मिन छंदसि कः ग्रंथः। तो नीचे 4 ऑप्शन थे, तो बताइए, मेघदूतम कस्मिन छंदसि लिखितः ग्रंथः अस्ति। बिल्कुल सही। ठीक है। एक और प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो है इसके मंगलाचरण का। मंगलाचरण की क्या पंक्ति है पहली वाली, सिर्फ एक बात का उत्तर बताइए। कश्चित् कांता विरह गुणा साधिकारात् प्रमत्तः, बिल्कुल सही। मेघदूतस्य रचनाकारः कः। मेघदूत काव्यस्य रचनाकारः कः, इसका उत्तर बताएंगे। मेघदूत काव्यस्य रचनाकारः कः। मेघदूत काव्यस्य रचनाकारः कालिदासः, बिल्कुल सही, बहुत शोभनम। ठीक है। थोड़ा सा धीरे से देखेंगे तो खंड काव्य कहा जाता है इसे। ठीक है। और इसमें यदि आप देखेंगे तो इसे 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। जिसमें क्या है, कुबेर के शाप से अलकापुरी से निष्कासित रामगिरी पर्वत पर रह रहे एक यक्ष होता है, जिनके द्वारा आषाढ़ मास के प्रथम दिन में मेघ तो दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बनने का भी है कि किस मास में उन्होंने संदेश भेजा था, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 104, कादम्बरी ग्रंथस्य प्रधान रसः कः। कादम्बरी ग्रंथ का प्रधान रस क्या है, बताइए। ऑप्शन ए वीर रसः, करुण रसः, श्रृंगार रसः व रौद्र रसः। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 104 का उत्तर।
कादम्बरीग्रन्थस्य प्रधानरसः कः? वीररसः, करुणरसः, श्रृंगाररसः व रौद्ररसः? 104 का उत्तर बताएंगे सभी। बताइए, बाकी सभी उत्तर दीजिए। कादम्बरी ग्रंथस्य प्रधानरसः कः? अरे भाई, फिर से सिग्नल गया। सी। ठीक है, बिल्कुल सही, श्रृंगारस हो जाएगा उसका उत्तर। और इसमें कादम्बरी में यदि आप नायक देखेंगे तो चंद्रापीड़ उसमें नायक मिलते हैं और सहनायक आपको जो है पुंडरीक मिलेंगे। और दूसरी जो इनकी नायिका है वो कादम्बरी नायिका है, सहनायिका महाश्वेता उसमें मिलती है। तो इस तथ्य को आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें आपको 3 जन्मों की कहानी मिलेगी। ठीक है जी। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संभोग या सप्रलम्ब जिसे कहा जाता है, और दूसरा मिलेगा हमें उसमें विप्रलम्ब श्रृंगार रस। तो इसे नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न नंबर 105 देखिए। मुद्रा राक्षस्य रचयिता कः? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखादत्तः, भट्टनारायणः, मुरारिः व राजशेखरः? बताइए। मुद्रा राक्षस्य रचयिता कः? विशाखादत्तः, भट्टनारायणः, मुरारिः व राजशेखरः? 105 का उत्तर देंगे सभी। बिल्कुल सही, मुद्रा राक्षस्य रचयिता विशाखादत्तः अस्ति। ठीक है। मुद्रा राक्षस में आप देखेंगे तो इस नाटक में अस्मिन् नाटके सप्तंकाः सन्ति। ठीक है, 7 अंक है। और विशाखादत्त का समय यदि आप देखेंगे तो इसमें चौथी या 5वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। और इनके ग्रंथ में नारी पात्र का अभाव है और विदूषक का भी अभाव है। ठीक है। तो विदूषक, जैसे कल आपको बताया था, विदूषक एक हास्य पात्र होता है जो मजाक उड़ाता रहता है सबका। ठीक है, मतलब हंसाता रहता है, हंसाने वाला पात्र है एक। तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि विदूषक के रस के बारे में पूछा भी जाता है, विदूषकस्य रसः, है ना। तो इसमें आप देखेंगे विदूषकस्य हास्य रसः इति उक्तम अस्ति। तो भट्टनारायण में यदि देखेंगे तो भट्टनारायण ने रचना की है बेणीसहार की। बेणीसहार की, और बेणीसहार में 6 अंक हैं और उसमें वीर रस प्रधान माना गया है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। राजशेखर में देखेंगे तो राजशेखर जी ने बाल रामायण और काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ये 3 ग्रंथ नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे तो वेणी सहारस्य नायकः कः? वेणी सहार ग्रंथ के नायक कौन है? अर्जुनः, युधिष्ठिरः, भीमः व कर्णः? तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्न अच्छा है थोड़ा सा, है ना। वेणी सहारस्य नायकः कः? अर्जुनः अस्ति, युधिष्ठिरः अस्ति, भीमः अस्ति व कर्णः अस्ति? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 106 का उत्तर? देखिए, प्रश्न सभी अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। अच्छा लगेगा थोड़ा सा। आता है नहीं आता है, प्रश्न अटेम्प्ट कीजिएगा जरूर। वेणीसहारस्य नायकः कः? अर्जुनः, युधिष्ठिरः, भीमः व कर्णः? क्या हो जाएगा उत्तर? वेणीसहारस्य नायकः ए सी सी।
ठीक है। पेणीसाहारस्य नायिका अस्ति भीमः। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे, याद कर लीजिएगा। ठीक है। और बेनिसार में यदि आप बात करेंगे तो बेनिसार के रचयिता कौन है? भट्ट नारायण जी, है ना। और उनमें 6 अंक है, तो 6 अंक नोट कर लीजिएगा सभी। और यह ग्रंथ कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पर्व और शल्य पर्व पर आधारित एक प्रसिद्ध नाटक है ये। ठीक है। इसकी विधा भी पूछी जा सकती है, वेणीसारस्य विधा का। तो उसमें आपको दे देगा काव्य है, नाटक है, प्रकरण है, क्या है। तो ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, नाटक है। और इसमें वीर रस मुख्य है। भीम जो है वो धीरोदत्त श्रेणी के नायक माने जाते हैं। इस तथ्य को भी आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है। और इसमें कथा देखेंगे तो कथा इसके पूरे द्रौपदी ने खुले केश, मतलब उनका जो हो, आप देखेंगे जब सभा में होती है तो जो द्रौपदी होती है, जब तक वो कहती है जब तक कौरव इत्यादि इनका जब विनाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी, तो अपनी खुली गुत रखती थी, है ना। तो भीम प्रतिज्ञा करते हैं और उस पर आधारित ये वेणी सहार बना हुआ है। वेणी मतलब चोटी, चोटी की बात इसमें आपको मिलेगी द्रौपदी के, है ना। तो ये देख लीजिएगा। 107 पे देखेंगे तो 107 में स्वपन वासदत्तम कस्य रचना अस्ति। स्वपन वासदत्तम कस्य रचना अस्ति? कालिदासस्य अस्ति, भासस्य अस्ति, श्रीहर्षस्य अस्ति, वशुद्रकस्य अस्ति। बताइए 107 का उत्तर। स्वपन वासदत्तस्य रचनाकारः कालिदासः, भासः, श्रीहर्षः, वशुद्रकः। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, भासः। ठीक है? भास इसके रचनाकार हैं। तो प्रभास दत्त में देखेंगे तो भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं, आपको पता होगा, है ना। स्वप्नवास दत्तम उनमें सर्वोत्कृष्ट और जगत प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। स्वप्नवास दत्तम में यदि आप देखेंगे तो 6 अंक उसमें हमें मिलते हैं। ठीक है। और इसमें जो 5वां अंक है उसे स्वपन अंक के आधार पर हुआ है, जिसमें राजा उदयन निद्रा मग्न अवस्था में अवंतिका वेशधारी जो वासवदत्ता होती है उसको स्वप्न में देखते हैं और उनसे बात करते हैं। ये याद कर लीजिएगा। और इसका अंगिरस कौन सा है? तो विपलम श्रृंगार रस इसमें आपको मिलेगा। और मुख्य पात्र देखेंगे राजा उदयन जो इसके नायक हैं, और वासवदत्ता इस ग्रंथ की नायिका मानी गई है। पद्मावती देखेंगे तो वह सहनायिका है, और मंत्री कौन है इनके? उदयन के मंत्री योगेंद्रायण है। यहाँ से भी काफी बार प्रश्न बनता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे। मृच्छकटिकम कीदृशम रूपकम अस्ति। रूपक के आपने 10 भेद पढ़े होंगे ना, नाटकम इत ऐसे करके, अर्थ प्रकरणम, कुछ कुछ। तो बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर 108 का उत्तर। मृच्छकटिक क्या है? नाटक है, प्रहसन है, प्रकरण है, या भाण है? बताइए। प्रश्न बनाने वाले ने देखिए क्या चालाकी की है ना। मृच्छकटिकम कीदृशम रूपकम अस्ति, रूपक लिखा है सीधा सीधा। बताइए क्या है मृच्छकटिक? नाटकम अस्ति, प्रहसनम अस्ति, प्रकरणम अस्ति, व भाणः अस्ति। क्या हो जाएगा 108 का उत्तर? सभी बताइए। मृच्छकटिकम कीदृशम रूपकम अस्ति। नाटकम, प्रहसनम, प्रकरणम, भाणः। क्या कह रहे हैं आप? प्रकरणम अस्ति, शोभनम। हम्म? महाकवि शूद्रक द्वारा प्रणीता इति काव्यमस्ति। ठीक है। और बृजकटिक में आप देखेंगे तो यह प्रकरण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, संस्कृत साहित्य की श्रेणी में। तो इसे नोट कर लीजिएगा। और मृच्छकटिक में कितने अंक हैं? तो 10 अंक आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। और नायक इसमें धीर प्रशांत है। धीर प्रशांत टाइप के नायक है, ब्राह्मण या वणिक होता है जो। ठीक है। चारुदत्त देखेंगे तो इसके नायक चारुदत्त को कहा गया है, जो दरिद्र ब्राह्मण और वणिक है। इसे नोट कर लीजिएगा। और नायिका कैसी है इसकी? गणिका, ये याद कर लीजिएगा, है ना। गणिका नायिका मानी गई है, बसंत सेना उनका नाम है। और 10 अंक आपको इसमें मिलेंगे। 6ठे अंक में आप देखेंगे तो मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी कैसे कैसा है? मृच्छकटिकम का ही अर्थ मिट्टी की गाड़ी है ना, इसके भी सारी मृद शक्ति का, ऐसे करके आपको इसमें मिलेगा। प्रश्न नंबर 109 देखेंगे हम। तो मालती माधवस्य रचयिता कहा। मालती माधव के रचयिता कौन है? भवभूति, कालिदासः, बाणभट्टः, व हर्षः।
109 का उत्तर बताइए। मालती माधवस्य रचयिता कः? भवभूतिः अस्ति, कालिदासः अस्ति, बाणभट्टः अस्ति, वा हर्षः अस्ति? बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? भवभूति ही। अब भवभूति की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? बताइए, नाम बताइए। भवभूति की एक प्रसिद्ध रचना है ना, एको रसः करुण एव, बिल्कुल सही उत्तर, रामचरितम। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा रचनाएं। भवभूति का समय देखेंगे आप तो समय इनका 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने मालती माधव की रचना की, जो प्रकरण ग्रंथ है, तो ये याद कर लीजिएगा। ये कैसा है? प्रकरण है ना, तो ये भी प्रकरण है और 10 अंक इसमें आपको मिलेंगे, तो ये देख लीजिएगा। भवभूति की और देखेंगे रचनाएं तो महावीर चरित, जिसमें 7 अंक है, वीर रस उसमें प्रधानता है। उत्तराम चरित देखेंगे, 7 अंक है उसमें भी, और करुण रस की प्रधानता है, एक और रसः करुण है, ऐसे आपको एक पंक्ति मिलेगी काफी प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे। रत्नावली कीदृशी नाट्यकृति अस्ति? नाटिका, त्रोटकम, षटकम, व व्यायोगः? रत्नावली क्या है? नाटिका है, त्रोटक है, षटक है, या व्यायोग है? रत्नावली कीदृशी नाट्यकृति अस्ति? 110 का उत्तर बताइए। 110 का उत्तर बताएंगे सभी। रत्नावली किमस्ति? नाटिका अस्ति, बहुशोभनम। ठीक है, रत्नावली किसकी रचना है ये बताइए। रत्नावली कस्य रचना अस्ति? हर्षवर्धन की रचना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये नाटिका माना जाता है। श्रीहर्ष का समय हम देखेंगे, 7वीं शताब्दी श्रीहर्ष का समय माना गया है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और इसमें 4 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। रत्नावली में आप देखेंगे तो वत्सराज उदयन और सिम्मलदीप की राजकुमारी थी रत्नावली, सागरिका। ठीक है, कि प्रणय कथा सुंदर निबंधन है। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे। काव्य मीमांसायाः रचयिता कः? काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? मम्मटः, आनंदवर्धनः, राजशेखरः, व विश्वनाथः? 111 का उत्तर बताइए। काव्य मीमांसायाः रचयिता कः? मम्मटः, आनंदवर्धनः, राजशेखरः, व विश्वनाथः? सभी उत्तर देंगे। 4 के ही उत्तर आ रहे हैं ना, बाकी सब सो गए। प्रश्न देते देते सो जाना चाहिए। क्यों? पेपर खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। काव्य मीमांसा के कौन है रचयिता? तो राजशेखर। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। समय देखेंगे तो इनका 10वीं शताब्दी समय माना गया है। ठीक है जी, और 18 अधिकरणों में था। जी जो है कवि रहस्य की उपलब्ध, कवि रहस्य भी इस अधिकरण में आपको उपलब्ध होगा, और 18 अध्यायों में इसकी विभक्त माना गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा इसको। और इसमें क्या क्या है, तो काव्य पुरुष की उत्पत्ति की कथा इन्होंने बताई है। तो आप एक कल्पना याद रखिए काव्य पुरुष की, जैसे हमने वेद पुरुष पढ़ा है ना, वेद पुरुष की कल्पना, वैसे ही काव्य पुरुष की भी एक कल्पना मानी गई है, तो राजशेखर जी ने मानी। तो वैसे नोट कर लीजिएगा। कवियों की श्रेणियां बताई हैं, कविराज, भावक आदि, और कविचर्या, कवि की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, काव्य हरण, प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म ये आपको नेट के पेपर 1 में काफी सुनने को मिलेगा, साहित्यिक चोरी जो होती है। ठीक है, तो इनका सबका जो अद्भुत वर्णन आपको इसमें मिलेगा। तो ध्वन्यालोकस्य रचयिता कः? प्रश्न नंबर 112 का उत्तर बताइए। ध्वन्यालोकस्य रचयिता कः? भामह, दंडी, आनंदवर्धनः, व वामनः? क्या हो जाएगा उत्तर? ध्वन्यालोकस्य रचयिता कः? भामह, दंडी, आनंदवर्धनः, व वामनः? बिल्कुल सही, आनंदवर्धन है ना। ये देखें। अच्छा, आनंदवर्धन ने क्या कहा था? इनकी पंक्ति बताइए।
जैसे वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वैसे ही आनंदवर्धन की पंक्ति क्या है, क्या कहते हैं हम? काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, बिल्कुल सही। काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि को मानते हैं। 7वीं शताब्दी के समय के हैं और कश्मीर के विद्वान हैं वो, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय के, अब 6 संप्रदायों में देखेंगे तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं धन्या। और इसमें 4 उद्योत आपको मिलेंगे, ठीक है। उद्योत मतलब अध्याय, जैसे हम अध्याय में विभाग करते हैं वैसे इसे उद्योतों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और ये काव्य के 3 भेद बताते हैं, जिसमें एक ध्वनि काव्य, गुणीभूत गुणीभूत व्यंग्य काव्य जिसे मध्यम काव्य भी कहा गया है, और चित्र काव्य जिसे अधम काव्य भी कहते हैं। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बनता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य कीदृशम काव्यमस्ति, उत्तम काव्यमस्ति, मध्यम काव्यमस्ति व अधम काव्यमस्ति, तो मध्यम काव्यमस्ति, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। अन्य आचार्यों के संप्रदाय देखेंगे तो भामह देखेंगे, तो भामा किसके हैं? अलंकार संप्रदाय के हैं, ठीक है। दंडी की बात करेंगे तो रीति और गुण विवेचक माने जाते हैं। वामन देखेंगे तो वामन ने रीति संप्रदाय, रीति आत्मा काव्य से, ऐसी पंक्ति उनकी मिलती है, काव्य की परिभाषा देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे, साहित्य दर्पणे कति परिच्छेदाः सन्ति, साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? अष्ट परिच्छेदाः, 10 परिच्छेदाः, 12 परिच्छेदाः व 15 परिच्छेदाः। कितने हैं? 8 है, 10 या 12 या 15, बताइए। बिल्कुल सही। साहित्य दर्पणे 10 परिच्छेदाः। इनमें थोड़े से कुछ मुख्य तथ्य आपको नोट करने हैं, जिसमें जहां से काफी बार प्रश्न बन चुके हैं। तो इनके रचयिता रचयिता आपको पता होगा, विश्वनाथ इन रचनाकार हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे 14वीं शताब्दी के माने जाते हैं और उड़ीसा के वो माने जाते हैं मुख्यतः, मूलतः। वैसे तो इनमें काफी मतभेद है, लेकिन उड़ीसा प्रामाणिक जो हमें कुछ मिलता है, तथ्य मिलते हैं उनके अनुसार। तो इसमें आप देखेंगे कि 10 परिच्छेद हैं। 10 परिच्छेदों में सबसे पहले परिच्छेद में आपको क्या मिलेगा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा इनकी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इति पंक्ति कस्य अस्ति, तो विश्वनाथस्य अस्ति, ठीक है। काव्य का लक्षण बताते हैं सबसे पहले, फिर द्वितीय परिच्छेद में देखेंगे शब्द शक्तियों के बारे में कहते हैं, जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन 3 प्रकार की शब्द शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तृतीय परिच्छेद में ये रस का निरूपण करते हैं, जिसमें स्थायी, विभाव इत्यादि और विस्तृत वर्णन, जो आपको अभी पढ़ना भी है। यहाँ से मैंने एक टॉपिक आपको अपलोड किया था, वहां से काफी प्रश्न बनते हैं। जैसे रस है, रस के स्थायी भाव कौन है, उनके देवता कौन है, वर्ण क्या क्या है, तो ये 4 चीजें आपको जरूर देखनी है, आवश्यकता है, अनिवार्य रूप से, है ना। चतुर्थ परिच्छेद में देखेंगे तो ये ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य जो काव्य है, काव्य के भेदों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और छठा परिच्छेद, जहां से भी काफी प्रश्न बने हैं, नाट्यशास्त्र और रूपक निरूपण। यस, परिच्छेद जो सबसे बड़ा परिच्छेद, षष्ठ परिच्छेद है, इसमें नाटक के सभी अंगों के बारे में किए। तो ये आपको नाटक के जो रूपक है और उपरूपक है, उसके भेद भी आपको याद करने हैं। और दशम परिच्छेद में देखेंगे तो इन्होंने अलंकार का निरूपण किया है, अलंकार के बारे में बताया है, तो ये देख लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा परिच्छेद और छठा और 10वां परिच्छेद, थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 114 देखेंगे, वक्रोक्ति जीवितस्य रचयिता कहा, वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कौन है? क्षेमेन्द्रः अस्ति, कुंतकः अस्ति, आनंदवर्धनः अस्ति व भामह अस्ति, बताइए। वक्रोक्ति जीवितस्य काव्यम वक्रोक्ति जीवितम, क्या हो जाएगा? क्या कह रहे हैं आप? बी, बी, बी और डी। हाँ वनीता जी, थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का है ना, इसे थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। किञ्चित् ध्यानं रक्ष्यताम् अस्मिन् विषये। कुन्तकः अस्ति, है ना। वक्रोक्ति संप्रदायस्य प्रतिष्ठापकः अपि स एव प्रवर्तते। तो आचार्य कुंतक का समय देखेंगे तो 10वीं और 11वीं शताब्दी इति मन्यते। पुनः वक्रोक्ति जीवितम, ऐसा उन्होंने कहा है। और वक्रोक्ति ग्रंथ यदि आप देखेंगे तो उसमें 4 उन्मेषों में उसका विभक्त किया गया है, ठीक है। और उन्होंने परिभाषा लिखी है, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, ऐसी करके आपको एक पंक्ति मिलेगी। अब कुंतक की जो आपको एक कुछ नेट की यदि आप कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़े से एक तथ्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो वो आपको थोड़ा नोट करना है कि वक्रोक्ति के भेद कितने माने गए हैं। तो वक्रोक्ति के भेद यदि आप देखेंगे तो 6 भेद माने गए हैं, ठीक है।
सिर्फ नेट और सेट वाले नहीं, स्टेट वाले भी थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, पूछ सकता है कितने भेद है, नाम याद हो नहीं हो वो अलग बात है, पर लेकिन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वर्ण विन्यास वक्रता, फिर आता है पद पूर्वार्ध वक्रता, फिर पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये आपको याद रखना है तथ्य कि 6 भेद माने हैं कुंतक ने वक्रोक्ति के। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र का देखेंगे तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, जिनकी पंक्ति भी औचित्यम प्रसिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ऐसे करके आपको इनके बारे में पंक्ति भी मिलेगी। प्रश्न नंबर 115 देख लेंगे। ध्वन्यालोके कति उद्योगाः सन्ति, ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं। उद्योत मतलब जैसे हम अध्याय में बांटते हैं वैसे ही बताया गया है, तो ध्वन्यालोक यदि आप देखेंगे तो उद्योत में बांटा गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ध्वन्यालोके कति उद्योताः, त्रयः, चत्वारि, पंच व द्वौ, कितने उद्योत हैं। 115 का उत्तर बताइए। ध्वन्यालोके कति उद्योताः, बिल्कुल सही, कितने उद्योत हैं, 4 उद्योत हैं, ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रथम उद्योत के सार के बारे में यदि आप देखेंगे तो उसमें ध्वनि विरोधी मतों को बताया है, अभाववादी, भक्तवादी, अनिर्वचनीयतावादी, ऐसे करके इनके बारे में कहा गया है। ध्वन्यालोक के में क्या है, 3 भागों में मिश्रित है, आपको मिलेगा, तो उसमें कारिका, मूल श्लोक और वृत्ति। कारिकाओं की गद्यात्मक व्याख्या जो स्वयं आनंदवर्धन ने लिखी थी, और लोचन जो अभिनव गुप्त द्वारा थी, विश्व प्रसिद्ध टीका। ठीक है, तो इन तीनों से जो भागों से मिश्रित है ये ध्वन्यालोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार प्रकाशस्य रचयिता कः, श्रृंगार प्रकाशक के रचयिता कौन है। भोजराजः, मम्मटः, राजशेखरः, पश्यमेन्द्रः। कः इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारः। बताइए, 116 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न यही है। पता नहीं सर। हम्म, कोई बात नहीं। क्या होगा, श्रृंगार प्रकाशक के रचयिता कौन है। लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। राजशेखर की कौन कौन सी पढ़ी है, मम्मट की कौन कौन सी वृत्तियां पढ़ी है, क्षेमेंद्र की कौन कौन सी पढ़ी है, भोजराज की कौन कौन सी पढ़ी है। देखो, इसमें ना एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मम्मट है, मम्मट के बारे में आपने कहीं दिखा नहीं, श्रृंगार प्रकाशक ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो ये तो कट हो जाएगा। वैसे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं आप, जो लास्ट में बच गया वो उत्तर हो जाएगा। जरूरी नहीं आपको चारों के नाम ही पता हो। ठीक है, किसी 2 के पता होते हैं कई बार, किसी 3 के रचनाकारों के आपको पता होते हैं इनकी रचना ये है। क्या हो जाएगा 116 का उत्तर। बताइए बताइए सभी। श्रृंगार प्रकाशस्य रचयिता कः। भोजराजः, मम्मटः, राजशेखरः, अक्षयमेन्द्रः। ठीक है, भोजराज हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा देखिए कौन कौन सी रचनाएं आपने पढ़ी। तो मम्मट में आप देखेंगे तो काव्य शास्त्र में आपको कहीं श्रृंगार प्रकाशक की रचना नहीं दिखती है। राजशेखर में भी देखेंगे तो राजशेखर में भी आपने नहीं सुना, इन्होंने नाटक इत्यादि लिखे। क्षेमेंद्र भी देखेंगे तो वक्रोक्ति इत्यादि, वो आपने देखा होगा क्षेमेंद्र की औचित्य इत्यादि संप्रदाय में, तो उनका नाम नहीं पड़ा, तो लास्ट में बच के भोजराज, तो भोजराज इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। भोजराज के समय के विषय में देखेंगे तो 11वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। ठीक है, और श्रृंगार प्रकाश की इन्होंने रचना की थी, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है एक। और इसमें कितने अध्याय हैं, 36 प्रकाशों में ये विभक्त किया गया ग्रंथ है। षड्त्रिंशत् प्रकाश है ना, तो ये याद कर लीजिएगा। भोजराज को यदि आप देखेंगे तो केवल एकमात्र ही रस मानते हैं, वो कौन सा, श्रृंगार रस। जैसे भभूति का पढ़ा होगा आपने, एक और रसः करुणेव, वैसे ही श्रृंगार रस कौन मानते हैं, भोजराज मानते हैं, सिर्फ एक ही रस। ठीक है, और इनकी दूसरी जो आपको रचना मिलेगी, सरस्वती कंठाभरणम, ऐसी ग्रंथ की आपको उपलब्धि होगी इनकी, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। भोजराज के कौन कौन से, श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। हो सकता है पिछली बार श्रृंगार प्रकाश पूछा था, इस बार सरस्वती कंठाभरण पूछ लें किसकी रचना है, तो या देख लीजिएगा।
ध्वनिः कतिविधः अस्ति? त्रिविधः, द्विविधः, पञ्चविधः और चतुर्विधः। बताइए, 117 का उत्तर बताइए। ध्वनिः कतिविधः अस्ति? त्रिविधः अस्ति, द्विविधः अस्ति, पञ्चविधः अस्ति, चतुर्विधः अस्ति। 117 का उत्तर बताइए। ध्वनिः कतिविधः अस्ति? त्रिविधः, द्विविधः, पंचविधः व चतुर्विधः। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? त्रिविधः नहीं है ना? 5 प्रकार की भी नहीं है, चतुर्विधा भी नहीं है। 2 प्रकार की आपने ध्वनियाँ पढ़ी होगी। ठीक है जी, त्रिविधा भी हो सकती है संदर्भ के भेद से, आप ठीक कह रहे हैं वैसे, ठीक है, पर लेकिन 2 प्रकार की यहाँ पे काव्य के, इसलिए मैंने आपको एक हिंट दे दिया गया ना, काव्य के मुख्य भेदों के आधार पर ध्वनि के मूल भेद बताइए। तो 2 प्रकार की हैं, जिसमें आपने देखा होगा, एक है हमारी अविवक्षित वाच्य ध्वनि ही, ठीक है, जैसे लक्षणामूला, जहाँ वाच्य अर्थ बाधित होता है, उसे कहते हैं अविवक्षित वाच्य ध्वनि। और विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि ही, अभिधामूला, जहाँ वाच्य अर्थ तो रहता है किंतु व्यंग्यार्थ प्रधान होता है वहां पे, तो ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 118 देखेंगे। रस निष्पत्ति सिद्धांते उत्पत्तिवादः कस्य आचार्यस्य मतमस्ति? तस् निष्पत्ति सिद्धान्ते कस्य आचार्यस्य मतमस्ति उत्पत्तिवादः? भट्टलोलटस्य, श्रीशङ्कुकस्य व भट्टनायकस्य व अभिनवगुप्तस्य। बताइए क्या होगा इसका? रसनिष्पत्ति सिद्धान्ते उत्पत्तिवादः भट्टलोलट, श्रीशङ्कु, भट्टनायकः व अभिनवगुप्तः। सर्वैः उत्तरं दातव्यमस्ति, कृपया निवेदनम्। ठीक है, ध्यान देंगे सभी, प्रश्न का उत्तर सभी ही देंगे। 118 का उत्तर बताइए। मुस्कान प्रश्न संख्या के साथ उत्तर लिखिए कृपया ना। थोड़ी बहुत मैं भी मेहनत करता हूँ, थोड़ी बहुत आप भी कर सकते हैं, एफर्ट थोड़ा सा। ठीक है, तो रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसका है, देखेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल सही। श्री शंकु का क्या सिद्धांत है बताइए। कौन सा है? भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, या इनमें से कोई भी नहीं? बिल्कुल सही, अनुमितिवाद है ना। भट्टनायक का कौन सा सिद्धांत है बताइए इसका उत्तर। क्या हो जाएगा भट्टनायक का? भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त का क्या होगा? यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ना, चारों ऑप्शन से। तो अभिनव गुप्त का क्या होगा बताइए। अभिव्यक्तिवाद, बिल्कुल सही। हाँ, नोट कर लीजिएगा जिसे याद नहीं है। बटलोलट का उत्पत्तिवाद, श्रीशंकु का अनुमितिवाद, ठीक है, भट्टनायक का देखेंगे तो भुक्तिवाद, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उत्पत्तिवाद की जगह आप उपचयवाद, ऐसा भी आपको प्रश्न बन सकता है, उपचयवाद किसका है और ये किस दर्शन से संबंधित है, तो मीमांसा दर्शन के आधार पर है ये। रस की उत्पत्ति मूल अनुकार्य राम आदि से मानते हैं ना, गौण रूप से नट में। अन्य आचार्यों में देखेंगे तो श्रीशंक को अनुमितिवाद को मानते हैं। अनुमिति का आपको पता है अनुमान, अनुमान प्रमाण इत्यादि, वैसे तो न्याय दर्शन के आधार पर ये कहते हैं। पटनायक देखेंगे तो सांख्य दर्शन के आधार पर, जिसे भुक्तिवाद या भोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभिनव गुप्त में देखेंगे तो अभिव्यक्तिवाद, ये वेदांत और शैव दर्शन के आधार पर है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये शायद आपको पता हो नहीं पता हो, तो इसे नोट कर लीजिएगा, वेदांत और सांख्य दर्शन इत्यादि किसके आधार पर है। प्रश्न नंबर 119 देखेंगे। काव्य प्रकाशे कति उल्लासः सन्ति? काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? काव्य प्रकाशे कति उल्लासः सन्ति? बताइए 119 का उत्तर। अष्ट, दश, द्वादश व पंच, कितने उल्लास हैं?
काव्यप्रकाशे कति उल्लासाः सन्ति? 8 सन्ति, 10 सन्ति, 12 सन्ति व 5 विद्यन्ते। कितने? 10 उल्लास, बिल्कुल सही। और इनके वर्ण्य विषय पता हो गया ना, पहले उल्लास में क्या बताया है? पहले उल्लास में किस चीज की वर्णन वर्णन है आपका, बताइए। काव्य स्वरूप निरूपणम, बहुत सही, काव्य प्रयोजन इत्यादि ये विषय निरूपित है। दूसरे उल्लास में क्या क्या मिलेगा आपको? तो क्या कहते हैं, शब्द और अर्थ का निरूपण मिलेगा, जिसमें वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक ऐसी शब्द शक्तियों की बात की होगी। ठीक है, तृतीय उल्लास में देखेंगे तो ये पूरा इसी से भरा हुआ है, अर्थ व्यंजकता से, है ना। इसमें सारी आपको अर्थी व्यंजना इत्यादि पूरा यही दिखेगा आपको तीसरे इसमें। चौथा देखेंगे तो चौथे में आप क्या पढ़ेंगे, ध्वनि काव्य के भेदों का सांगोपांग विवेचन मिलेगा। ठीक है, रस इत्यादि का भी मिलेगा आपको इसमें, बताते हैं ना, रस का पूरा आपको मिलेगा, रस क्या है, रस कितने हैं, तो उसमें देखेंगे, आप पढ़ेंगे। और पंचम उल्लास में देखेंगे तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य, काव्य के भेद इत्यादि जो है। षष्ठ उल्लास में देखेंगे तो चित्र काव्य इत्यादि के बारे में बात की गई है। सातवें उल्लास में काव्य के दोष जो होते हैं इत्यादि। आठवें में भी आपको दोष का थोड़ा सा भाग मिलेगा और गुण अलंकार के भेद मिलेंगे, गुण कितने हैं, है ना। और माधुर्य, ओज प्रसाद। नौवां उल्लास आपका पूरा पूरा शब्द शब्द अलंकार से, और 10वां उल्लास आपको अर्थ अलंकार से भरा पड़ा मिलेगा। ठीक है। यहाँ से कुछ मेन 33 अलंकार हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, वैसे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और शब्द अलंकार तो 5-6 ही है, थोड़े से ही हैं, तो ये देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 120 देखेंगे। नाट्य शास्त्रस्य रचयिता कः? कालिदासः, भरतमुनिः, भवभूतिः, भासः। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, बताइए। 120 का उत्तर बताइए। नाट्य शास्त्रस्य रचयिता कः? कौन है नाट्य शास्त्र के रचयिता? कालिदासः अस्ति, भवभूतिः अस्ति, भरतमुनिः अस्ति व भासः अस्ति। क्या बता रहे हैं आप? बी। बिल्कुल सही, तो भरतमुनि ही, है ना। इनका समय नोट कर लीजिए, द्वितीय शताब्दी इनका समय माना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय माना गया है। और पंचम वेद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्योंकि चारों वेदों को क्या मिलते हैं, थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ तत्व मिलते हैं, इसलिए सम्मिश्रण है इसमें, तो इसलिए इसे पंचम वेद भी माना गया है। ठीक है, और 36 अध्याय आपको टोटल इसमें मिलेंगे, और 6000 श्लोक इसमें आपको टोटल देखने को मिलते हैं। 6000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है, तो ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तब, है ना। जैसे छठे अध्याय में रस अध्याय के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो नाट्य रस कति रसा स्मृता, ऐसे करके आपको एक पंक्ति मिलेगी, तो बताइए नाट्य नाट्य शास्त्र में कितने रस माने गए हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कल ढूंढ के लाइएगा इसे। ठीक है अंकुश, कोई बात नहीं, आपको यदि पता होगा तब भी अच्छी बात है। पर लेकिन तब ये पूरी पंक्ति आप कल ढूंढ के लाएंगे कहीं से भी, नाट्य शास्त्र की रस के बारे में ना, अष्टौ रसाः संहिता, ये पूरी पंक्ति क्या है, ये आपके लिए कल का होमवर्क है एक। तो आशा करता हूँ हो जाएगा ये, है ना, ज्यादा तो नहीं है, हो जाएगा ये, बताइए, हो जाएगा क्या? हाँ जी, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज किया था, वैसे मेरा मन नहीं था उसे करने का, तो चलो एक कर दिया है, तो 5 क्वेश्चन मैं आपको उससे वहां से करवा देता हूँ। 1 मिनट दीजिए सिर्फ, 1 मिनट। ठीक है, तो एक प्रश्न पत्र हमने पूरा बिल्कुल सॉल्व कर दिया, जो पिछली बार मेरे को टेट में आपके लिए पूछा गया था। तो आशा करता हूँ आपने नोट भी किया होगा, लिखा भी होगा। यदि किसी का रह भी गया है तो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो जा रही है टाइम टू टाइम। ठीक है, बस ये थोड़ा सा रह गया है, इसे इसमें कुछ दोष हैं जो मैं भी ठीक कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा उसे भी, वहां से आप देख के नोट कर सकते, द संस्कृत लैब के नाम से ही चैनल है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कार्य तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, उसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो पीडीएफ दिखाई दे रही होगी आपको, है ना।
ठीक है, तो ये रहता है आपका जीएस और जीके का जो 30 नंबर का पूछा जाता है। ये भी पिछले क्वेश्चन पेपर पे ही है, पीवाईक्यू बेस्ड ही है। इसमें थोड़ी सी आपको ऐसे ही बताऊंगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं हम क्लास, नहीं तो कल करेंगे। अगर संस्कृत के ही पेपर करना है आपको सिर्फ, बताइए 5 क्वेश्चन देख लें क्या इसमें, अगर ठीक लगे तो। अगर आपको ऐसा लगता है जीएस अच्छा है आपका तो कोई बात नहीं, फिर हम अपना ही देखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आपका जैसा ओपिनियन रहेगा लास्ट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 121 आया था पिछली बार कि भारत की अधिकतर लिपियां निम्न लिपि में से कहाँ से, किस लिपि से उत्पन्न हुई है। तो बताइए, रोमन लिपि से, पाली लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, या देवनागरी लिपि से। यहाँ पे ब्राह्मी है, इसे नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। भारत की अधिकतर लिपियां निम्न लिपि में से किससे उत्पन्न हुई है ज्यादा अधिकतर। तो क्या हो जाएगा, रोमन होगा, पाली होगा, ब्राह्मी होगा, या देवनागरी होगा। 121 का उत्तर बताइए। जो पेड वाले बच्चों को मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा था उसमें जो जीके पोर्शन पे टिक लगे हैं वो सीरियस मत लीजिएगा, वो ठीक नहीं है ना कुछ बीच में। तो अपना अपना ओपिनियन बताइएगा उत्तर का, जो आपको आता है और जो लगता है। ये थोड़ा सा कॉमन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन बेस पे क्वेश्चन है। देखिए, रोमन तो आपको पता है एक्स इत्यादि लिखा जाता है, तो ये भारतीय लिपि तो बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना। बाकी ये 3 लिपियां रहेगी, पाली, ब्राह्मी और देवनागरी। तो पाली आपको पता है बौद्ध वाले इत्यादि आपको इसमें मिलेंगे, सम्राट अशोक के उल्लेख मिलते हैं आपको, ठीक है, पाली मिश्रित प्राकृत में। तो रहती है ब्राह्मी और देवनागरी। तो देवनागरी और ब्राह्मी में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा सा, मान सकता हूँ कि देवनागरी हिंदी से मिलती जुलती है, तो हो सकता है ये भारतीय लिपि की अधिकतर इससे ही उत्पन्न हुई होगी। तो देवनागरी का रूप आपको अब मिलता है जाके, कॉमन बेस पे अगर लगाएंगे क्वेश्चन को, देवनागरी में आप देखेंगे तो क्या है। हाँ बिल्कुल सही, ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। इसे 2 भागों में आप बांट सकते हैं, इसमें उत्तरी लिपि, उत्तरी में भी, उत्तर जो उत्तर क्षेत्र है हमारा, और दक्षिण क्षेत्र में है। तो उसमें काफी आपको लिपियां मिलती है। तो उत्तर क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारी लिपियां उत्पन्न हुई है, दक्षिण क्षेत्र की अलग है जिसमें तेलुगु, मलयालम इत्यादि, कर्नाटकी इत्यादि जो जो इनकी लैंग्वेज है वो सारी रहती है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि इसका उत्तर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा इस तथ्य को। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इसको देख सकते हैं आप। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियां जैसे देवनागरी, देवनागरी लिपि का एक तथ्य आप इसे नोट कर सकते हैं, देवनागरी लिपि का हम नागरी लिपि, ऐसा इसका नाम दूसरा मिलता है हमें। नागरी लिपि जो थी वो देवनागरी उसे ही कहा गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा इसमें। फिर अगला है उत्तरी शैली। देखिए, दो दो शैलियां मैंने आपको बताई थी, एक उत्तरी शैली थी और दक्षिणी शैली। तो उत्तरी शैली में जो लिपियां उत्पन्न हुई थी ब्राह्मी से निकल के आई थी, उसमें सबसे पहले थी गुप्त लिपि, फिर थी कुटिल लिपि, फिर शारदा, फिर है देवनागरी। तो ये 4 लिपियां उत्तरी शैली में मिलती है हमें। और दक्षिणी शैली में देखेंगे तो ग्रंथ लिपि, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, कर्नाटक की है ना, कन्नड़ वहां पे। तो कन्नड़ वहां पे भाषा बोली जाती है, वो आपको पता होगा। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों की बात करेंगे तो ब्राह्मी के साथ साथ वो खरोष्टी आदि लिपियों में भी मिलते हैं। जो शाहजनगढ़ी के ऐसे श्लेख है, अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, तो ये नोट कर सकते हैं आप इसे भी। ठीक है, अशोक के अभिलेख अरामी और ग्रीक लिपियों में भी प्रयोग उसके पूछे गए हैं। तो खरोष्टी लिपि यदि आप देखेंगे तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो ये याद रखिए, ब्राह्मी लिपि के भी कुछ तथ्य ऐसे मिलते हैं कि वो दाएं से बाएं भी है और बाएं से दाएं भी है, पर वैसे उसका सही स्वरूप बाएं से दाएं माना गया है। ठीक है, ब्राह्मी का वैसे स्वरूप जो बाएं से दाएं माना गया है। जो उसके जब ऐसे तथ्य आपको मिलते हैं कि जो दाएं से बाएं की ओर लिखे गए हैं, वो उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस समय किसी और मतलब प्रभाव था, इस कारण वो हमें दाएं से बाएं की ओर मिलती है लिपियां। तो अशोक की ब्राह्मी लिपि को देखेंगे तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेम नामक विद्वान थे जिन्होंने इसे पढ़ा था। तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको भी। जीके की एक कॉपी बना लीजिए, जीएस की कॉपी बना लीजिए। टेट में यहीं से ही प्रश्न बनते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, एचपी टेट इजी होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे आप। किस चीनी व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। विच चाइनीज पर्सन इन्वेंटेड द पेपर। तो क्या बाईमून, काइलून, चांग काई, या फिर माओ जेडांग। क्या हो जाएगा इन चारों में से। प्रश्न नंबर 122 का उत्तर बताइए। किस चीनी व्यक्ति ने
कागज का आविष्कार किया था? बाईमून ने, काइलून ने, चांग काई ने, या माओ जेडांग ने? तो भाई इसका क्या होगा बताइए? विच चाइनीज पर्सन इन्वेंटेड द पेपर? बाईमून, काइलून, चांग काई, या माओ जेडांग? बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? काइलून ने जो है कागज का आविष्कार, बिल्कुल सही आस्था दी। काइलून ने कागज का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसे याद नोट कर लीजिएगा आप। 105 ईस्वी के ये आधुनिक कागज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है इन्हें, है ना, माना जाता है। अब इन चीनी विद्वान को यदि आप काइलून को देखेंगे तो हान राजवंश के दरबारी अधिकारी रहे हैं ये। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा ऐसे। तथ्य वो दो तीन तथ्य है इसमें। ठीक है जी, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? वेयर डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन गेट कॉपर फ्रॉम? फ्रॉम गुजरात, दक्षिण भारत, मध्य भारत, या राजस्थान? गुजरात, दक्षिणी भारत, मध्य भारत और राजस्थान। सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? अगर आपने वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस पे आपको ये सिंधु घाटी का सारा तथ्य मिल जाएगा वहां पे। बताइए। और 123 का उत्तर क्या होगा बताइए? जीके जीएस नहीं पढ़ा किसी ने भी? एक लूसेंट की ना बुक आती है, काफी अच्छी है, जीके का एडिशन है उसका। वो एक बार ले लीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा मतलब डेली का आधा आधा घंटा देना शुरू करेंगे तो काफी नॉलेज आपको मिलेगी। बाकी एचपीजीके के लिए आप एक पुस्तक है हिमाचल प्रदेश की, उसमें आपको काफी अच्छा मिल जाता है एचपीजीके का 2023 का। याद नहीं आ रहा अभी इसका एडिशन है, देखना पड़ेगा मेरे को, मेरे पास पड़ा है। या तो हिमाचल की आप हिस्ट्री की एक बुक ले लीजिए, उसमें आपको सारा मिल जाएगा तथ्य जितने भी हैं। ठीक है, तो वहां से कांगड़ा, जितनी वैलियां इत्यादि जो है, रियासत इत्यादि है, वहां से काफी प्रश्न बनते हैं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? है ना, राजस्थान खेतड़ी से वो क्या करते थे? तांबे का प्राप्त करते थे, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, खेतड़ी राजस्थानी नहीं बल्कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से अपरिचित थे। ये कांस्य युगन सभ्यता थी, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, और नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 124 देखेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? द सरदार सरोवर डैम इन इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? नर्मदा, गोदावरी, भगीरथी व गंडक? बताइए, देख लिया होगा आप लोगों ने वैसे। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? नर्मदा, गोदावरी, भागीरथी व गंडक? 124 का ये, अच्छा, नर्मदा। हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, बाकी भी आपको नोट कर लेने चाहिए वैसे। तो टिहरी बांध देखेंगे, यहाँ से भी एक बार प्रश्न काफी बना है, तो ये आपको मिलेगा भगीरथी पर। हीराकुंड किस पर है? तो महानदी पर है। और भाखड़ा नांगल डैम देखेंगे आप तो वो सतलुज नदी पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा ऐसे। और नर्मदा नदी के पर जो ये है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसका आंदोलन हुआ था एक नर्मदा बचाओ आंदोलन में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और बाबा आपटे, आमटे नहीं है, आपटे होगा ऐसे, यहाँ पे बाबा आपटे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है ना। ये रहा अंतिम प्रश्न। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। द सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन बेंगलुरु, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या अहमदाबाद? हाँ हाँ, देख लिया।
चालाक इंसान। बताओ। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है किसमें? बेंगलुरु में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में या अहमदाबाद में? बताइए 125 का उत्तर। श्री राम। 125 का ए। ठीक है, बिल्कुल सही। नहीं है ना, कैलिफोर्निया है। तो सिलिकॉन घाटी कहाँ मिलती है हमें? सिलिकॉन वैली हमें कैलिफोर्निया में मिलती है, तो ये याद कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? कौन से देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है? विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन? भारत, इंडिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका व इंग्लैंड? कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान लिखा नहीं गया है? तो यहाँ तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये उत्तर तो मत देना गलती से भी, नहीं तो बहुत सुनोगे, पीटोगे मेरे से। अब इन तीन में कोई उत्तर बताइए। अमेरिका होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा या इंग्लैंड होगा? आज हमारा पीवाईक्यू मास्टर नहीं आया ना, पीवाईक्यू रट्टा मास्टर। 126 का क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही, इंग्लैंड हो जाएगा ना। इंग्लैंड का क्या नहीं है, लिखा नहीं गया है। ये देखेंगे अनरिटन है वहां पे। ठीक है। अमेरिका का जो संविधान है दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, और वो कब लिखा गया था? 1789 में। जिसे आप नोट कर लीजिएगा, तथ्य को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लैंड का लिखा नहीं गया है। तो ये इतना ही। आज की कक्षा फिर यहीं विराम देते हैं। ठीक है। तो बताइए अब मुझे, जीएस जीके का भी आपको आई हूं मैं। उत्तर तो एक का भी नहीं दिया तुमने। हम्म, एक का भी उत्तर नहीं दिया आपने भाई आज। तो कैसा रहा आज का सेशन? चाहिए जीके और जीएस का भी चाहिए क्या कर? कुछ बोलना चाहते हैं तो आज आप बोल सकते हैं, ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, है ना? शोर मत मचाना पर। किसी को कुछ कहना है?